गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये राष्ट्रवाद होता क्या है। ठीक है, एक उदाहरण बताते हैं। आपका अपना घर है, जमीन है, जहां पर आप रहते हो, आपकी दुकानें हैं, खेत है जिस पर आप अपना काम करते हो। ठीक है, और कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति आए, आपको आपके घर से निकाल दे या निकालने की कोशिश करे, या आपकी ज़मीन को हड़पने की कोशिश करे, आपकी दुकान को हड़पने की कोशिश करे, तो क्या करेंगे आप? सिंपल सा फैक्ट है, आप उसका विरोध करेंगे, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को आसानी से नहीं देंगे। ठीक है, आप उसका विरोध करेंगे और विरोध करने के बाद जब हारेंगे तभी वो उस पर अधिकार जमा पाएगा, अन्यथा आप उस पर अपना मालिकाना हक जारी रखेंगे। ठीक यही भावना जब अपने देश के प्रति हो जाती है। ठीक है, जिस तरीके से मान लें कि हमारा जो देश है, यहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, और जब कोई बाहरी ताकत इस पर हमला करती है और इस ज़मीन की रक्षा के लिए जब इस क्षेत्र में रहने वाले लोग एक साथ मिलकर उसकी हिफाजत के लिए उनसे लड़ने के लिए जाते हैं, तो वो जो भावना होती है वही भावना राष्ट्रवाद की भावना कहलाती है। ठीक है, तो यही जो भावना थी, जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी, यूरोप में शुरू हुई थी। तो इसके बारे में सबसे पहले एक उदाहरण आता है कि राष्ट्रवाद की भावना की कल्पना। तो यहाँ पर बताया गया है कि फ्रेडरिक सारियो, ठीक है, फ्रेडरिक सारियो नामक एक पेंटर था, कलाकार था, जिसने वो 4 चित्रों का एक श्रृंखला बनाया, और उस श्रृंखला के अंतर्गत उसने एक नए काल्पनिक दुनिया के बारे में सोचा, जो राष्ट्रवाद की विचारधारा से ओतप्रोत था, अर्थात बना हुआ था। उसमें उस फोटो में दिखाया गया है, आप अपनी किताब में देख सकते हैं, पहले चैप्टर का पहला ही पेज है। उस फोटो में दिखाया गया है कि एक सफ़ेद मूर्ति है और एक लंबी कतार है लोगों की, जो कि जिनके पहनावे अलग हैं, उनका जो झंडा है वो अलग है। उनके पहनावे और उनके झंडे इस बात का पता कराते हैं कि वे अलग अलग देश से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले अमेरिका है, उसके बाद जर्मनी, ऐसे करके बहुत सारे देश लाइन में लगे हुए हैं। उनके नीचे टूटे फूटे मूर्तियाँ हैं, जिससे यह पता चलता है कि वहाँ पर निरंकुश शासकों का अंत किया गया है। ठीक है, और ऊपर ईसा मसीह हैं, और उसके बाद कुछ देवता और पवित्र रूहें हैं जो ऊपर से आशीर्वाद दे रही हैं। तो ये सब के सब जो फोटो है वो एक काल्पनिक दुनिया है, जिसे यूटोपिया कहते हैं। ठीक है, यह एक काल्पनिक दुनिया है, और उस काल्पनिक दुनिया में बताया गया है कि सब के सब लोग राष्ट्रवाद की भावना से एक साथ जुड़े हुए हैं और निरंकुश शासक का उन्होंने अंत कर दिया। तो हम बता दें कि उस समय जो यूरोपियन कंट्री थे वो एक नहीं थे, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया थी वही राष्ट्रवाद की भावना को शुरुआत की थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब और आगे आते हैं कि राष्ट्रवाद के अंतर्गत जो छोटे छोटे अलग अलग देशों के हिस्से थे, उनको एक साथ जब किया गया, यूनाइट किया गया, अर्थात एकीकरण किया गया, तो ये सब के सब राष्ट्रवादी भावना के अंतर्गत हुआ, उदारवादी भावना के अंतर्गत हुआ था। लोग जो थे वहाँ के निरंकुश शासक से पूरी तरीके से ऊब चुके थे, और उन्होंने क्रांति किया, उसका विरोध किया, और वहाँ पर एक गणतांत्रिक शासन की शुरुआत की। तो अर्नस्ट रेनन ने बताया था, चूँकि वो एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने विचार से राष्ट्र के बारे में बताया कि राष्ट्र क्या है। उन्होंने बताया कि राष्ट्र जो होता है वह लंबे प्रयासों का, क्रांतियों का एक परिणाम होता है, जिसमें हम लोग अपने देश के बनाने में जो बलिदान हुए लोग हैं उनको याद करते हैं, और आगे चलकर कुछ नया, कुछ अलग करने की भावना को जागृत रखते हैं, और कुछ नया करके अपने देश का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो एक राष्ट्र होता है उसका जो मुख्य आधार होते हैं उस राष्ट्र की जनता होती है, और अगर किसी से कोई फैसला लेना है या कोई क्या कहते सलाह लेना है, तो केवल उस देश के नागरिक को ही अधिकार है कि वो अपने देश के लिए कोई सलाह दे सके। ठीक है, और जो यदि किसी
कोई राष्ट्र ऐसा है जो दूसरे राष्ट्रों के ज़मीन को लूटना चाहता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, तो वो कभी राष्ट्रवाद की भावना नहीं कहलाती है। और यदि किसी एक व्यक्ति में सारी शक्तियां निहित कर दी जाएं तो वो व्यक्ति राष्ट्रवाद का लोप कर देता है, अर्थात तो वो निरंकुश हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बताया था कि राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र जो है देश के सभी लोगों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम होता है जिसमें हम लोग स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, तो उदारवादी जो विचारधारा होती है उसका मुख्य बेस और मुख्य जो पॉइंट था वो यही था कि सब के सब आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं और कानून के सामने एक बराबर हैं। तो चलिए थोड़ा सा और एक पॉइंट और पढ़ते हैं, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार। तो याद है कि पिछले क्लास 9th में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, जब 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में क्रांति हुआ तो उसके लगभग सभी क्षेत्रों में निरंकुश शासक हुआ करते थे जो अलग अलग छोटे छोटे सूबों में बटे हुए थे और वहाँ पर निरंकुश शासन करने का काम करते थे। जब वहाँ पर उदारवादियों ने आंदोलन किया और उदारवादी विचारधाराओं से लोग जब प्रभावित हुए तो वहाँ पर जो राजतंत्र था, रूढ़िवादी राजतंत्र था, उसका अंत हुआ और उदारवादी विचारधारा की शुरुआत हुई और वहाँ पर एक संस्था का अर्थात नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। लेकिन यह ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाया और इनमें कुछ बदलाव आए, कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए जिसका फ़ायदा उठाकर नेपोलियन जो था वो फ्रांस का शासक अपने आप को घोषित कर लिया। उसके बाद शुरुआती दौर में तो फ्रांस को एक विजेता के तौर पर लिया गया, सब लोग उसको की सराहना करते थे और जो नेपोलियन था वो अलग अलग क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य को बढ़ाने लगा था। ठीक है, उदारवादियों के द्वारा लगाए गए जो नियम कानून थे वो पूरी तरह ख़त्म कर दिया और उसने अपनी व्यवस्था लागू की। उसने न तो राजतंत्र को लागू किया, न ही राजतंत्र वाले रूढ़िवादी विचारधाराओं को लागू किया, बल्कि उसने 29 राज्यों को मिलाकर एक संघ राज्य की निर्माण किया और उसके बाद आसपास के क्षेत्रों को जीतकर फ्रांस के सीमा को बढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में जब वो जीत रहा था तो लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन इस जीत की भावना ने उसके लोगों के मन में द्वेष उत्पन्न कर दिया, क्योंकि सेना लड़ने के लिए सेना की आवश्यकता होती थी और सेना के लिए जबरन लड़कों को घरों से छीन कर लेकर जाया जाता था भर्ती करने के लिए, जिसकी वजह से लोगों में रोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने उसका समर्थन करना बंद कर दिया। जब 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया तब पुनः जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे वो सत्ता में आए और रूढ़िवादी विचारधारा को ही प्रचारित करने का कार्य किया। लेकिन उससे पहले नेपोलियन ने जो बदलाव किए थे उस बदलाव को न ख़त्म करते हुए बल्कि रूढ़िवादी विचारधारा को उसी नवीन बदलाव में समाहित कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो रूढ़िवादी शासक हुए, जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट हार गया और उसे देश निकाला दे दिया गया तो फ्रांस पर पुनः निरंकुश शासकों का, रूढ़िवादी विचारधाराओं के लोगों का शासन हो गया और उन्होंने केवल उस 29 संघ राज्य को छोड़कर बाकी जितने भी क्षेत्र थे नेपोलियन के द्वारा जीता हुआ उन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपस में बांट लिया ताकि वो पुनः अपनी शक्ति का विस्तार न कर सके। ठीक है, फिर किस तरीके से उदारवादियों ने वहाँ पर रूढ़िवादियों का विरोध किया और क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई और किस तरीके से फ्रांस एक गणतांत्रिक अर्थात लोकतांत्रिक देश बना था, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।